हाय बच्चों। तो चलिए आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है परागण कैसे होता है, परागण होने के बाद पराग नलिका कैसे विकसित होती है और पराग नलिका विकसित होने के बाद वो किस प्रकार से अंड कोशिका तक पहुंचती है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखा था हम लोगों ने, और आज की क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन उससे पहले बता दें कि पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका सही आंसर था भ्रूणकोश, ऑप्शन नंबर ए, है ना। और जिसको इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, इसका सही जवाब जो है कुछ 4-5 बच्चों ने दिया है, जिसका नाम, जिसमें सबसे पहले जिद्दी गर्ल, दूसरे नंबर पर अलका राय, तीसरे नंबर पर जो है अभिषेक प्रजापति, और उसके बाद राहुल सोनकर, फिर उसके बाद हर्ष गुप्ता। ये 4-5 ऐसे विद्यार्थियों ने जो है सही आंसर दिया है। इनको मैं थैंक्स कह रहा हूं, और इसी प्रकार से ये बने रहें और क्वेश्चन का जवाब देते रहें। तो आज की क्लास में भी एक क्वेश्चन होगा, और ये भी क्वेश्चन जो है मेडिकल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके बोर्ड पर है। आप इस बोर्ड से जो भी इस पे जो आप क्वेश्चन का देख रहे हैं, इसका आंसर जो भी होगा आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो पहली हेडिंग इसमें हम पढ़ेंगे कृत्रिम संकरीकरण, ठीक है। आप बुक में इसको देख सकते हैं। बुक में हेडिंग कहां पर है, बुक में बीच में दिया है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कृत्रिम संकरीकरण। ये क्या होता है, ठीक है। हम यहां पर इस हेडिंग को लिख देते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसकी इंग्लिश है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो कृत्रिम संकरीकरण क्या है? अच्छा, आपको याद होगा जो बच्चे कंटिन्यू पहले लेक्चर से देख रहे हैं इस चैप्टर के, तो उसमें आपको बताए थे, हम जब परागकण पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि परागकण को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, पॉलन बैंक में स्टोर करके रखा जाता है, जो कि किसमें 196 मतलब -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन के लिक्विड में इसको स्टोर करके रखते हैं। अब कृत्रिम तरीका का मतलब होगा, कृत्रिम वर्ड ये आ जाए, इसका मतलब मैन इसको कर रहा, आदमी इसको कर रहा है, ठीक है। तो आदमी जो है परागण कराएगा, यानी परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचाएगा। अब ये कृत्रिम तरीके से हो गया कि इसको आदमी स्वयं जाके कर रहा है, नेचुरल, ये नेचर से नहीं हो रहा है, ठीक है। या कोई कीट पतंग, देखिए कीट पतंग मतलब जाने अनजाने में उसको लेकर जाते हैं, लेकिन आदमी वो चाह रहा है कि ऐसा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बीच में जो फसलें हो वो अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, और उसके साथ साथ उसमें बीज जो है वो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। तो इन सभी के लिए जो है इस विधि को अपनाया जाता है, कृत्रिम संकरीकरण विधि को अपनाया जाता है, जिसमें किस प्रकार से करते हैं इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कृत्रिम संकरीकरण का मतलब, इसमें आप लोग राइट कर रहे हैं तो लिखिएगा कि मानव द्वारा परागण कराना क्या कहलाता है? कृत्रिम संकरीकरण कहलाता है, ठीक है, या कृत्रिम परागण कहलाता है। और संकरीकरण वर्ड इसका मतलब हो गया कि मतलब एक जीन में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाती है, प्रजाति वही रहती है। जैसे आम है तो आम ही रहेगा, आम ही का परागण लाया जाएगा, लेकिन उनके जो आम की दूसरी कैटेगरीज को चूज किया जाता है, जो कि ज्यादा उससे क्या है स्टेबल हो, उससे ज्यादा कह सकते हैं विकसित हो, या फिर उससे ज्यादा वो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, ठीक है। तो कृत्रिम संकरीकरण का मतलब हो गया कि कृत्रिम तरीके से परागकण को वर्तिकाग्र पर लाना, और परागण के दौरान, परागण के बाद, निषेचन के बाद बीज का निर्माण, जो कि क्या होगा, एक नए अच्छे फल में विकसित होगा, एक अच्छा उत्पादन होगा। इस पूरी क्रिया विधि को हम कृत्रिम संकरीकरण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है, तो आप इसका डिफिनेशन राइट कर लीजिएगा जो हमने बताया है। और उसके बाद अब अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहले इसको हम राइट कर लेते हैं। क्या? परागकण का वर्तिकाग्र पर मानव के द्वारा लाना या परागण करना, ठीक है,
जिससे उस पौधे के फल में आनुवंशिक बदलाव हो जाता है, इसे कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन यहां से राइट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। हमने क्या बोला, परागकण को वर्तिका पर मानव के द्वारा लाना यानी परागण करना, जिससे उस पौधे के फल में यानी जिसमें जो अगला फल बनेगा, जो अगला सीड बनेगा, ठीक है, फल में, या फिर यहां पर आप फल की जगह पर आप बीज लिख सकते हैं, है ना, बीज में आनुवंशिक बदलाव हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रिया विधि कैसे होती है, तो कृत्रिम संकरण की क्रिया विधि यहां पर आप अगली हेडिंग लिख सकते हैं, क्या, कृत्रिम संकरीकरण की क्रिया विधि, यानी ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें हम दो पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बताएंगे और आपको उसको याद कर लेना है अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। और ये जो हम इसके बाद यानी यहां जो पढ़ाने जा रहे हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे में अगर हम बताएं आपको, तो एक फ्लावर है, सपोज करिए, ये आपको एक फ्लावर दिखाई दे रहा होगा, है ना, फ्लावर जो ये दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर जो है वो अब धीरे धीरे, मतलब इसमें एक द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, यह क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों उपस्थित है ना। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या, विपुंसन और तथा बोरा वस्त्रावरण, और आपसे यही हेडिंग पूछ लेगा कि विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण क्या है, यानी कृत्रिम संकरण की क्रिया विधि जो होती है वो किस प्रकार से होती है, विपुंसन तथा बोरा वस्त्रावरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, तो इसको विपुंसन तथा बोरा वस्त्रावरण को कहते हैं। ये हेडिंग कई बार पूछी गई एग्जाम, मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है यही इस हेडिंग को। इसमें होता यूं है, आप देख सकते हैं यहां पर कि ये कृत्रिम संकरीकरण की क्रिया विधि थी। एक द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग स्थित होते हैं, द्विलिंगी है यानी बाइसेक्सुअल है, तो इसका मतलब दोनों उपस्थित होंगे, 100% होंगे। जब उसका परागकोश, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब उसका परागकोश विकसित होता है, मतलब कि जो उसका परागकोश जब उसमें मैच्योर होता है, मैच्योर होने से पहले उसके परागकोश को चिमटी के द्वारा क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, या इसको हम क्या कर दें, इसको हम यहां से हटा दें। ठीक है, चिमटी के द्वारा इसको क्या कर दें, हटा दें। ठीक है, चिमटी के द्वारा इसको हटा दिया जाए। इस क्रिया को यानी कि परागकोश को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। यानी परागकण को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है, यानी इमैस्कुलेशन कहलाती है। और उसके बाद अवांछित परागकण इस वर्तिकाग्र पर ना आ जाए, है ना, इसको तो हटा दिए, क्योंकि कृत्रिम कराना, हम अपने मन मर्जी से किसी परागकण को डालेंगे और ऐसा परागकण होगा जिसमें जो हो सकता है फल का साइज ज्यादा हो, उत्पादन क्षमता अधिक हो, या कह सकते हैं सीड में रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। तो ऐसे हो सके, इसलिए परागकण ऐसा हो जो कि ये काम करा सके, तो हम बाहर से जो हम परागकण आदमी लेकर आ रहा है उसके अंदर इसके ऊपर छिड़केगा। तो कैसे छिड़केगा, उससे पहले क्या करेगा, उससे पहले ये जो परागकोश है, द्विलिंगी पुष्प में जो परागकोश है, मैच्योर होने से पहले यानी कि परिपक्व होने से पहले उसको क्या कर दिया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है। जब उसको काट कर अलग कर दिया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। अब ये काट कर अलग कर दिया, मैच्योर होने से पहले इसलिए अलग किया जाता है ताकि उसका परागकण
उसके ऊपर ना आ जाए और इसका परागण न हो जाए और इसका निषेचन न हो जाए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए मैच्योर होने से पहले ही परागण को क्या कर दिया जाता है, वहां से रिमूव कर दिया जाता है माय डियर स्टूडेंट। और जब वहां से इसको रिमूव कर दिया जाता है तो अभी भी तो चांस बनते हैं कि हो सकता है कि यही फ्लावर कुछ थोड़े से बगल में हो, वहां से हवा के माध्यम से, चींटी के माध्यम से, तितली के माध्यम से या किसी अन्य जानवर के माध्यम से यहां पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो यहां पर बटर पेपर होता है, तो बटर पेपर एक पतला कागज होता है, इस वर्तिकाग्र को उससे क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ठीक है, यानी कि पहले परागकोश को हटाना यानी विपुंसन कहलाता है और उसके बाद वर्तिकाग्र को एक बटर पेपर यानी पतले कागज से ढक देना क्या कहलाता है, बोरा वस्त्रावरण कहलाता है। बोलिए कुछ टफ था इसमें, बहुत आसान था ना। फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से बता देते हैं, जो लोग राइट कर रहे हैं वो लिख लीजिए कि द्विलिंगी पुष्प में, ऐसे लिखिएगा, द्विलिंगी पुष्प में परागकोश परिपक्व होने से पहले उसको काट कर हटा दिया जाता है जिसे विपुंसन कहते हैं और उसी समय वर्तिकाग्र पर दूसरा परागकण दूसरे प्रजाति का या उसी प्रजाति का दूसरे प्लांट से परागकण ना आ जाए, इसलिए उस पर क्या कर देते हैं, बटर पेपर से उसको ढक देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोरा वस्त्रावरण कहा जाता है। ठीक है, फिर से जो लोग लिख रहे हैं फिर से एक बार बता दें एकदम शॉर्ट फॉर्म में, क्या कि मैं मतलब द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरण करने के लिए, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प में अगर क्या हो रहा है, कृत्रिम संकरीकरण हो रहा है ना, तो द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरीकरण करने के लिए पहले जो परागकोश होता है परिपक्व होने से पहले, परागकोश परिपक्व होने से पहले उसको काटकर अलग किया जाता है। इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं और वर्तिकाग्र पर बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है, पतले कागज से कवर कर दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया। अब कभी कभी पूछ लेता है रीबैगिंग क्या होती है, यानी पुनः बोरा वस्त्रावरण। एक हेडिंग पूछ सकता है कि पुनः बोरा वस्त्रावरण क्या होता है, पुनः बोरा वस्त्रावरण क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, रीबैगिंग। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीबैगिंग, यानी फिर से बैगिंग करना क्या कहलाता है। तो हम आपको बता दें, देखिए अब एक बार इस फ्लावर पर, इस वर्टिकल पर हमने बैगिंग कर दिया है। अब क्या होगा कि जो हमारा परागकण हो, सपोज करो कि हमने एक परागकण को चुना है, इस परागकण को हमें इस वर्टिकल पर लाना है ताकि इसका जो अंड कोशिका है इससे निषेचन हो सके और उसमें सीड बन सके या जो हम चाह रहे हैं वो हो सके। तो ऐसी स्थिति में कि जो ये बटर पेपर है ये ढका हुआ है, इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। और जब इसको हम खोलेंगे और खोल के इस परागकण को इसके ऊपर छिड़क देंगे, जब इसके ऊपर छिड़क देंगे तो जब इसको खोल के फिर से इसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। क्यों ढक देंगे वापस, क्योंकि दूसरे प्लांट का परागकण इसके पास न आ जाए। इस क्रिया विधि को क्या कहते हैं, बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। फिर से इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा क्या कि एक बार द्विलिंगी पुष्प में वर्तिकाग्र को बोरा वस्त्रावरण करने के बाद जब हम वांछित परागकण को उसके वर्तिकाग्र पर डालते हैं तो फिर से हम उस पर मतलब बटर पेपर क्या होता है फिर से उस पे कवर कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे पौधे से परागकण उसके पास न आ जाए। इस क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं, पुनः बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया, लिख लिए होंगे आप लोग। जो लोग नहीं लिखे फिर से एक बार वीडियो पीछे करिए, फिर से देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, लिख लेंगे आप उसको। अब आपको ये समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि जो ये विपुंसन किसमें नहीं होता है। मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन बता रहे हैं, विपुंसन यानी इमैक्सुलेशन किसमें नहीं होता है। तो इमैक्सुलेशन जो होता है वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होता है, यानी एक लिंगी पुष्प में नहीं होता है। नोट में डाल लीजिएगा इसको, ठीक है। 1000 रुपए का नोट, यानी नहीं 1000 रुपया तो चलता नहीं है, 2000 के नोट में लिखिएगा क्या कि इमैक्सुलेशन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यानी कि एक लिंगी पुष्प में नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं और अगली बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम इसको इरेज भी कर लेते हैं। तब तक आप अपने नोट को कंप्लीट कर लीजिए और नोट कंप्लीट करने के बाद गाना गाते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए। तो कोरोना काल में मजा आ रहा है घर पे, है ना। आधे तो जो जनरल चोर है ना वो तो मना रहे होंगे छुट्टी ही छुट्टी रहे।
अरे सुधर जाओ। तो चलिए अब हम अपनी अगली टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है क्या, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन करके आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा, फिर से हम आपको बता दें, हेडिंग आपसे पूछ सकता है क्या, दोहरा निषेचन तथा त्रिसंलयन। त्रिसंलयन इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ये आपसे क्वेश्चन कई बार, आप इसको आईएमपी लगा लीजिए। आईएमपी एक कंपनी का नाम भी है। आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट है ना। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, चलिए एक छोटा सा फिगर आपको बताते हैं और इस फिगर के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे में अंडा बन रहा है, गोल गोल अंडा। कितने लोगों को स्कूल में, कॉलेज में मार्क्स के नाम पर अंडे मिलते हैं, वो जल्दी जल्दी अपना नाम बता दे। अंडे मतलब खाने वाले अंडे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको मार्क्स के नाम पे क्या मिलते हैं, अंडे मिलते थे। तो ये फिगर आपको याद होगा, 7 सेल 8 न्यूक्लियस का। ये ऊपर की कौन सी कोशिका थी, प्रतिव्यासांत कोशिका थी। प्रतिव्यासांत, ये ध्रुवीय न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, और ये अंड कोशिका, अंड कोशिका, और उसके बाद ये दो क्या थी, सहायक कोशिका थी, दो सहायक कोशिका, दो सहायक कोशिका थी। और ये जो आपको रेशे दिखाई दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तंतुरूप समुच्चय। अभी पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था हमने, क्योंकि यही डायरेक्शन दिखाता है पराग नली को, तंतुरूप समुच्चय, है ना। तो ये आपको ये फिगर ध्यान से देखिए और आपको ये टॉपिक दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको इतना पता है, आपको जो हम वहां पराकर वाला टॉपिक यानी शायद पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाए थे आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 40% जो पराकर होता है वो 3 सेल स्टेज में, और जो है 60% जो होता है वो 2 सेल स्टेज में क्या होता है, झड़ता है ना। अब जो हम यहाँ 3 सेल स्टेज की बात करते हैं, जिसमें एक कायिक कोशिका होती है जो नर युग्मक को भोजन देने का काम करती है, बाकी 2 नर युग्मक होते हैं। अब आपको याद होगा, अभी पिछली क्लास में हम देखे थे पराकर कैसे जर्मिनेट करता है ना, पराकर कैसे जर्मिनेट करता है, हमने पिछली क्लास में देखा था। अब जैसे ये कोई फ्लावर है और इसी फ्लावर का परागकण इसके पास आ गया। जब इसके पास परागकण आ गया तो आपको पता है कि इसमें से पराग नली विकसित होगी। अभी जो पराग नली विकसित हो रही है ये कहां जाएगी, ये जाएगी बीजांड के पास, किसको फर्टिलाइज करने के लिए, निषेचित करने के लिए, किसको, वो जाएगी निषेचित करने के लिए, अंड कोशिका को निषेचित करने के लिए जाएगी। इतना तो पता है, यानी कि ऐसा मतलब अगर हम यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ कर दें तो आपको कुछ ये इस तरीके से फिगर आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बड़ा करके बनाया है ना। तो देखिए यहां से आप कहेंगे सर इधर से बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी बनाइए उसको, ठीक है। अब देखिए परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर आता है तो पराग वहां से क्या निकलता है, वहां से क्या विकसित होता है, पराग नली विकसित होती है। जब वहां से वो पराग नली विकसित होती है तो आपको पता है उसमें नर युग्मक होते हैं, ठीक है। तो 2 नर युग्मक जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पराग नली की सहायता से वो किसके कहां तक पहुंचते हैं, वो सहायक कोशिका के पास पहुंचते हैं, और इसको डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करता है, तंतुरूप समुच्चय करता है। कौन करता है, तंतुरूप समुच्चय करता है। तो ये जो 2 नर युग्मक हैं, ये 2 नर युग्मक धीरे धीरे करके कहां प्रवेश कर जाते हैं, इस मतलब कि जो ये 7 सेल 8
8 केंद्रक का जो ये भ्रूणकोश है उसमें ये प्रवेश करते हैं, जिसमें पहला जो नर युग्मक होता है, यानी कि यहां से ट्रेवल करते करते यहां पहुंच गए, जिसमें ये पहला, देखिए बड़े ध्यान से यहां फोकस करिएगा, जिसमें ये पहला यहां पर जो नर युग्मक है ये जाकर अंड कोशिका को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, यानी पहला निषेचन यहां पर होता है। ध्यान से फोकस करिएगा, हमने क्या बोला कि पहला जो नर युग्मक है, यानी ये जो पहला नर युग्मक आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला नर युग्मक इस अंड कोशिका को क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, इस अंड कोशिका को इसको क्या कर रहा है, निषेचित कर रहा है। तो जैसे ही इस अंड कोशिका, यानी ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, तो ये मादा युग्मक है, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ये मादा युग्मक है और ये क्या है, नर युग्मक है, ये भी नर युग्मक है, 2 नर युग्मक है यहां पर, ठीक है। तो एक नर युग्मक गया, किसके नर युग्मक गया, मादा युग्मक को क्या किया यहां पर, फर्टिलाइज किया, निषेचित किया, और निषेचन के बाद आपको पता है क्या बनता है, निषेचन के बाद यहां पर क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज, यानी जायगोट का निर्माण होता है। बोलिए कठिन है क्या, ठीक है। एक नर युग्मक गया यहां पर, मादा युग्मक को क्या किया, इसको निषेचित किया, और निषेचन के दौरान वहां पर क्या बना, जायगोट का निर्माण हुआ, जिसको हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। तो एक निषेचन हो चुका है, अभी एक नर युग्मक बचा है, तो ये जो एक नर युग्मक है ये अब प्रवेश करता है, अब प्रवेश करके जब इसके अंदर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद ये जो ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये दोनों भी अगुणित हैं, ये भी अगुणित हैं, तो ये जाकर इन दोनों को क्या करता है, ये नर युग्मक गया, इससे गया इसके पास, और इसको भी क्या कर देता है, ये इसको भी निषेचित कर देता है। जब इसको निषेचित करता है, ध्यान से देखिए यहां पर एक ने तो अंड कोशिका को निषेचित कर दिया, दूसरा नर युग्मक जाता है, ध्रुवीय केंद्रक को क्या कर देता है, निषेचित करता है। तो यहां पर किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी कि 3 केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक नर युग्मक ये और 2 यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक थे, ये तीनों जो है आपस में जब मिलते हैं तो त्रिसंलयन होता है, और ये किसका निर्माण करते हैं, PEN, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, यहां पर बता रहे हैं हम आपको, PEN का मतलब इंग्लिश में यहां पर होगा इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि इसका निर्माण करते हैं, और ये किसमें बदल जाता है, ये बाद में विकसित होकर भ्रूणकोश में बदलता है, भ्रूणपोष में बदलता है। और यहां पर फिर से एक शॉर्ट में हम बता दें आपको कि अब आपको इतना पता है, पहला क्रिया विधि हो रहा था, जिसमें नर युग्मक जो था वो किसको जाके फर्टिलाइज किया, ये जाकर मादा युग्मक को फर्टिलाइज करता है, और मादा युग्मक के बाद यहां पर क्या बनता है, यहां पर युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है, और ये युग्मनज आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो यहां पर 3 वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे, भ्रूणकोश। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आपको बता देंगे तीनों डिफरेंस क्या है ना। तो या तो फिर अभी एक टाइम होता है तो हम यहां पर ही बता सकते हैं आपको। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर तो फिर से एक बार हम डिवाइस कर देते हैं, जो पराग नली विकसित होती है इस परागकण से, पराग नली जब विकसित होती है तो इसमें 2 नर युग्मक जो होते हैं ये आगे की तरफ मूव करते हैं। तंतुरूप समुच्चय उसमें क्या करता है, उसमें डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, और जब उसमें डायरेक्शन दिखाने का काम करता है तो सहायक कोशिका से होते हुए वो नर युग्मक जाकर किसको निषेचित करते हैं, पहला निषेचन उसको किसको करते हैं, अंड कोशिका को। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो पहला निषेचन यहां पर हो गया, ठीक है, पहला निषेचन यहां पर हो गया, क्योंकि यहां पर ये दूसरा था, ठीक है। अब ये जो दूसरा केंद्रक है, दूसरा जो नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक जो होता है, यहां पर जो 2 ध्रुवीय केंद्रक थे बीच में जो ध्रुवीय केंद्रक थे, ये नर युग्मक इसको जाकर क्या कर देता है, इसको जाकर निषेचित कर देता है, उससे जाकर संलयित हो जाता है। तो जिससे किसका निर्माण होता है, जिससे मतलब 2 केंद्रक आपस में, 2 केंद्रक और एक ये नर युग्मक दोनों मतलब तीनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। तो अब जो ये त्रिसंलयन हुआ है, यानी जो त्रिसंलयन होता है, यानी 2 ध्रुवीय और एक नर युग्मक जब आपस में मिलकर त्रिसंलयन करते हैं, तो त्रिसंलयन के बाद, त्रिसंलयन जब होता है, त्रिसंलयन के बाद
प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें बदल जाता है? भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष मतलब जो हम खाते हैं, जैसे आप गेहूं देखे होंगे, चना देखें, मटर देखें, तो जिसमें खाने वाला भाग होता है वही क्या है? भ्रूणपोष है। क्या है? भ्रूणपोष, यानी भ्रूण को पालने वाला। ठीक है, तो भ्रूणपोष जो बनता है और उसके बाद आपको पता है नर युग्मक मादा युग्मक से फिर युग्मनज, युग्मनज से क्या विकसित होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तो ये अब देखिए यहां पर, अब यहां पर ये जो टॉपिक थी यही थी क्या कि अभी हम इसको राइट कराएंगे, चिंता मत, समझा रहे हैं आपको हम। ठीक है, तो एक नर युग्मक जाकर यहां निषेचित तो पहला निषेचन यहां हुआ और दूसरा वाला इसको निषेचित करता है तो दूसरा निषेचन यहां हुआ। तो पहला निषेचन यहां होता है और दूसरा निषेचन यहां होता है। इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन कहते हैं। और यहां पर तीन केंद्रक आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं, संलयित होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। तो जो लोग लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वो लोग लिखिएगा। क्या क्या लिखेंगे आप लोग? ध्यान से देखिए कि वर्तिकाग्र पर परागकण आने के बाद, वर्तिकाग्र पर परागकण आने के बाद दो नर युग्मक पराग नलिका से धीरे धीरे कर मतलब पराग नलिका से होते हुए वो तंतु रूप समुच्चय की सहायता से सहायक कोशिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? फिर से ध्यान से सुनिएगा और राइट करिएगा कि इसमें दोहरा निषेचन त्रिसंलयन हेडिंग में राइट करिएगा कि वर्तिकाग्र पर परागकण आने के बाद पराग नली विकसित होती है, जिसके फलस्वरूप वहां से जो नर युग्मक होता है उस पराग नली की सहायता से कहां पर? सहायक कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है जिससे युग्मनज और बाद में भ्रूण का निर्माण होता है और दूसरा नर युग्मक जाकर दो ध्रुवी केंद्रक को क्या करता है? इसको निषेचित करता है और जिससे त्रिसंलयन कहते हैं, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं, जिससे पेन मतलब कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है जो बाद में विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और इस प्रकार से दो बार निषेचन होता है तो दोहरा मतलब दोहरा निषेचन। और यहां पर तीन केंद्रक यानी तीन अगुणित जो कोशिका केंद्रक होते हैं आपस में मिलते हैं तो इसको हम त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। और आप बुक में एक फिगर भी देख सकते हैं यहां पर। देखिए यहां पर ये फिगर देख रहे हैं यहां पर। फिर उसके बाद युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, फिर हृदयाकार भ्रूण, फिर यहाँ पर एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। और यहाँ पर दिया है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का हिंदी है, इसका हिंदी प्राइमरी मतलब प्राथमिक, इंडोस्पर्म मतलब कि भ्रूणपोष और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, तो प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको वीडियो को रिवाइज करिए और आराम से समझ में आएगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं क्या कि पराग मतलब वर्तिकाग्र पर परागकण आने के बाद पराग नली विकसित होती है और ये पराग नली जब विकसित होती है तो उसमें दो नर युग्मक पराग नली की सहायता से नीचे की तरफ जाते हैं। मतलब कहां जाते हैं? पराग नली की सहायता से वो सहायक कोशिका की तरफ जाते हैं। सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करके युग्मनज तथा बाद में भ्रूण का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक को निषेचित करता है जिससे त्रिसंलयन और बाद में पीईएन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म का निर्माण होता है और जो बाद में विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। और इस पूरी क्रिया विधि में दो बार क्या होता है? निषेचन होता है, इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन। और यहाँ पर तीन अगुणित कोशिकाएं संलयित होती हैं, इसे त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। तो बोलिए कुछ टफ था यहाँ पर? कुछ भी टफ नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी रही और आप लोगों को आज की क्लास समझ में भी आई होगी। और समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि नहीं जानते हैं या वो अपना कोर्स कवर कर सकें इस तरीके से। और अभी तक आप अगर नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। हाँ, और एक चीज और हम आपको बता दें कि आपसे जो आपकी क्लासेस है शाम के 7 बजे आपको मिलेंगी।
ठीक है, राइट, मतलब एकदम सही समय 7 बजे आपको मिलेगी। कहीं कभी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से लेट हो जाएगा, लेट हो सकता है मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम या टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और वीडियो में भी कहीं पर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्षमा दीजिएगा हमको। और आपकी क्लासेस नेक्स्ट डे से जो है 7 o'clock रोज आपको ठीक समय पर मिलेगी, ठीक है। और हाँ, आज जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।